अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इकबाल और मैं आप सबको अगेन वेलकम कहता हूं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लेक्चर नंबर 14 के पार्ट बी में, जो कि मेमोरी एंड मेमोरी इंटरफेसिंग से रेलेवेंट है और चैप्टर नंबर 10 है। सो स्टार्ट करते हैं आज की हदीस से। अहब्बु बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, बेहतरीन जगहें अल्लाह के नज़दीक मस्जिदें हैं। नेक्स्ट आते हैं लेक्चर के फ़्लो की तरफ। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ लास्ट टाइम हमने देखी थी पार्ट 1 में, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ क्या होती हैं और वो कैसे फास्टली रिस्पॉन्ड करती हैं और उनको प्राइमरी मेमोरीज़ कहा जाता है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंपैरिजन फीचर्स देखे थे मेमोरीज़ के। मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, उसको किस तरह मेजर करते हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी से किस तरह से डिफरेंशिएट करती है। उसके बाद हमने मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन देखी, जिसमें हमने ये देखा कि मेमोरी को जो है वो किस तरह से डायमेंशनल वे से लिखा जाता है और उसको डायमेंशनल वे से लिखने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से हम उनसे साइज़ ऑफ द एड्रेस बस और साइज़ ऑफ डाटा बस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने थर्ड फीचर देखा था मेमोरी का, वो है स्पीड ऑफ द मेमोरी। सो जितनी स्पीड मेमोरी किसी की ज़्यादा होगी उतना ही हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन होगा वो भी फास्ट होगा। सो आज लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेमोरी की टाइप्स से स्टार्ट करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे। जो 2 टाइप्स हैं उनको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मेमोरी की टाइप से। जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रैम एंड सेकंड वन इज़ रोम। सो रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। सो ये आपके पास हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि ये आपके पास होगी रीड ओनली मेमोरी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी की भी फर्दर टाइप्स हैं और रोम की भी फर्दर टाइप्स हैं। सो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है वो है मास्क्ड रोम। सेकेंड टाइप इसमें आती है पी रोम, जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम OTP रोम भी है। सो OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। सो थर्ड टाइप जो है इसकी वो है EPROM। जिसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम UV यानी अल्ट्रा वायलेट EPROM भी है। इसी तरह इसकी जो फोर्थ टाइप है वो है डबल EPROM। डबल EPROM
जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह 5 टाइप और लास्ट टाइप जो है इसकी वो है फ्लैश रोम। ये तो हो गई 5 टाइप रोम्स की जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। उसके अलावा रैम की भी 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक रैम एंड सेकेंड वन इज डायनामिक रैम। सो इनको भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और डायनामिक रैम की जो सब टाइप्स हैं उनको भी ब्रीफली देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की टाइप्स और रोम के बारे में देखते हैं। सो रोम जो है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से मुराद ये है ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर रखने के लिए मुसलसल पावर की ज़रूरत नहीं होती, यानी अगर आप उससे पावर रिमूव कर लेंगे तो फिर भी उसका जो डाटा है वो उसमें स्टोर रहता है। सो इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। सो इसकी जो टाइप्स हैं, सबसे पहली जो टाइप है वो है मास्क्ड रोम यानी मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। मास्क्ड रोम ऐसी रोम होती है जो कि एक नॉन यूज़र प्रोग्रामेबल रोम है, यानी यूज़र इसको ख़ुद से प्रोग्राम नहीं कर सकता, और ये बल्क क्वांटिटीज़ में जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं, और एक फाइनलाइज प्रोग्राम यूज़र की तरफ से जो है वो मैन्युफैक्चर कंपनी को दिया जाता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ द आईसी उसके अंदर वो प्रोग्राम जो है वो बर्न करती हैं। अगर उसमें प्रोग्राम में कोई फॉल्ट हो या कोई एरर हो तो वो डेफिनेटली फिर रिमूव नहीं होगा, और इसीलिए आपने जो है इसके अंदर वो जो बिल्कुल कंफर्म प्रोग्राम है वो देना है जिसमें बिल्कुल एरर फ्री हो। सो कंट्रोल प्रोग्राम जो है डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर वो इसी रोम में स्टोर किया जाता है, यानी ऐसे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स जो कि डेडिकेटेड होते हैं, यानी जिनके एक मखसूस काम होते हैं, उनकी मल्टीपल बल्क क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको रिक्वायर होती हैं, तो आप उसका एक प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज फॉर्म में वो मैन्युफैक्चरर को देंगे, और वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उन डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स को प्रोग्राम कर देगा। सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मास्क्ड रोम किस तरह की नज़र आती है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी ये यूज़र प्रोग्रामेबल है, लेकिन ये लिमिटेशन इसकी ये है कि ये सिर्फ़ एक दफ़ा प्रोग्राम की जा सकती है। सो इसको प्रोग्राम करने का तरीका ये होता है कि इसमें छोटे छोटे से निक्रोम या सिलिकॉन ऑक्साइड के फ्यूज़ेस होते हैं जिनको आप बर्न करते हैं, बर्न या अनबर्न करते हैं। तो जो 1 और 0 हैं उनकी डिनोशन के लिए इसको जो है हम फ्यूज़ेस हैं उनको बर्न या अनबर्न करते हैं, जिसकी मदद से वो पूरी आपकी आईसी जो है वो एक दफ़ा प्रोग्राम की जा सकती है। सो इसको हम बर्निंग या ब्लोइंग ऑफ द आईसी भी बोलते हैं, और इसके लिए स्पेशल जो है वो रोम बर्नर या फिर रोम प्रोग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक दफ़ा प्रोग्राम होंगे, इसको आप बार बार प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, यानी एक दफ़ा जो आपने इसमें प्रोग्राम कर दिया उसके बाद वो दोबारा से आप उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे। अगर करना है तो आपको न्यू जो है वो पी रोम परचेज़ करनी होगी। सो इसी वजह से इसको OTP रोम भी बोलते हैं, यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो इस तरह की आपको मिल जाती है बाज़ार से।
सो नेक्स्ट जो टाइप है रीड ओनली मेमोरी की वो है EPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका जो प्रोग्राम इरेज साइकिल है वो 2000 होता है। सो प्रोग्राम इरेज साइकिल क्या होता है ये भी देखते हैं, जो कि 2000 होता है। सो प्रोग्राम इरेज साइकिल को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी आईसी जो अनयूजेबल होने से पहले कितनी दफ़ा प्रोग्राम और इरेज की जा सकती है वो उसका प्रोग्राम इरेज साइकिल कहलाता है। सो अगर EPROM को हम 2000 इसका जो है वो प्रोग्राम इरेज साइकिल है, सो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको 2000 टाइम्स प्रोग्राम और इरेज कर सकते हैं। सो ये जो मेमोरी है इसको अगर हमने इरेज करना है तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर 20 मिनट्स के लिए थ्रो की जाती है, जिसके बाद जो आपकी EPROM है वो इरेज हो जाती है। सो इसीलिए हम इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल EPROM भी कहते हैं या सिंपली UV EPROM भी कहते हैं। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये IC जो EPROM है वो इस तरह की होती है और ये छोटी सी आपको एक इस पर विंडो नज़र आ रही है। इसी के ऊपर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट को जब थ्रो करते हैं फॉर दी 20 मिनट्स तो ये जो आपकी IC है ये इरेज हो जाती है। जबकि इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको कोई स्पेशल बर्नर रिक्वायर होता है, जिससे आप VPP वोल्टेज जो है इसको अप्लाई करते हैं। सो अगर आपने इस किए हुए प्रोग्राम को इरेज करना है तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड से आप इसको रिमूव करेंगे और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो इसका इरेजर इक्विपमेंट है, UV इरेजर इक्विपमेंट की मदद से आप इसको इरेज कर सकते हैं। सो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको जो IC के नंबर हैं वो आपको ये मिल जाएंगे 2716, 2764, 27256 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इन ICs के जो नंबर्स के अंदर ये जो नंबर है ये इनकी चिप कैपेसिटी को डिनोट करता है, यानी ये 16 किलोबिट्स की है, ये 64 किलोबिट्स की है, इसी तरह ये 256 किलोबिट्स की है। सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जो UV इरेजर इक्विपमेंट है वो इस तरह का होता है। इसमें आप ICs जो है वो इसमें इसके ड्रॉर में रखकर इसको बंद करते हैं और 20 मिनट्स के लिए इस पे जब अल्ट्रा वायलेट लाइट इसकी विंडो में से जो इसमें से पास होती है तो उसके बाद ये कम्प्लीटली इरेज हो जाता है। जबकि आपको इसको प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल जो इसका जो प्रोग्रामर होता है उसकी मदद से VPP का एक वोल्टेज सिग्नल जो है वो उसको देना होता है, जिसके बाद ये प्रोग्राम हो जाती है। सो नेक्स्ट जो ROM की टाइप है वो है डबल EPROM, जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। सो इसका सबसे पहली बात, इसका जो मेथड ऑफ इरेजिंग होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, यानी जैसे लास्ट में हमने देखा कि हम अल्ट्रा वायलेट लाइट 20 मिनट्स के लिए उस पर थ्रो करते थे तो वो हमारी जो EPROM है या UV EPROM है वो इरेज होती है। लेकिन इसमें ऐसा चक्कर नहीं है, चूँकि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है इसलिए इसको इरेज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो दरकार है। और सेकेंडली इंस्टेंट होता है ये, यानी उसमें तो आपको 20 मिनट्स लग रहे थे, जबकि डबल EPROM को इरेज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़े से इंस्टेंट के लिए देना है, जिससे इसको आप इरेज कर सकते हैं। दूसरा इसका फीचर ये है कि आप इसमें सिलेक्टेड बाइट्स को इरेज कर सकते हैं,
जबकि यूवी ईपीरोम के अंदर ऐसा चक्कर नहीं था। उसमें आप जब अल्ट्रा वायलेट लाइट थ्रो करते थे तो पूरे की पूरे उसमें जो प्रोग्राम था वो सब का सब उसमें इरेज हो जाता है, जबकि इसमें जो है वो आप स्पेसिफिक बाइट्स को या सिलेक्टेड बाइट्स को आप इसमें से इजीली इरेज कर सकते हैं बाय गिविंग जस्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द इंस्टेंट। दूसरा, इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको इसे सिस्टम बोर्ड से अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यूवी ईपीरोम के केस में था कि जब आपने उसको प्रोग्राम करना है तो आपको उसको सिस्टम बोर्ड से निकालना है या आपने उसको इरेज करना है तब भी आपने उसको सिस्टम बोर्ड से अलहदा कर लेना है। जबकि डबल ईपीरोम जो है इसका ये फीचर होता है कि आप इसको बोर्ड में लगे लगे ही इसको इरेज भी कर सकते हैं और इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सेकेंडली, इसको एक्सटर्नल इरेजर या प्रोग्रामिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, यानी आप इसके बोर्ड में जस्ट इसकी स्पेसिफिक पिन्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अप्लाई करेंगे जिससे ये प्रोग्राम भी हो जाएगी, और दूसरी किसी और पिन के ऊपर अगर आप इसको जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो ये इरेज भी हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि आपकी जो पर बिट की कॉस्ट है, यानी कॉस्ट पर बिट डबल ईपीरोम जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूवी ईपीरोम। सो इस वजह से ये कॉस्टली होती है और साइज़ में भी छोटी आती है। इसका जो प्रोग्राम इरेज साइकिल है वो 5 लाख होता है, यानी आप इसको अनयूजेबल होने से पहले 5 लाख दफ़ा प्रोग्राम और इरेज कर सकते हैं। ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि ये किस तरह की जो है बाज़ार से आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हैं 24LC256। इसमें ये जो 256 है ये अगेन इसकी जो कैपेसिटी को, चिप कैपेसिटी को डिनोट करता है। सो लास्ट टाइप जो है वो रीड ओनली मेमोरी की फ्लैश रोम है। सो फ्लैश रोम ऐसी रोम होती है जिसमें ऑल कंटेंट्स उसके जो हैं वो इरेज किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिकली बाय गिविंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर अ फ्यू सेकंड्स, या आप ऐसे कह लें कि फ्लैश के अंदर विद इन अ फ्लैश उसको आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसी वजह से इसको फ्लैश रोम भी कहा जाता है। सो डबल ईपी रोम में और फ्लैश मेमोरी में जो बुनियादी डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि जो डबल ईपी रोम है उसमें हम सिलेक्टेड बाइट्स को इरेज कर सकते थे बाय गिविंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जबकि फ़्लैश मेमोरी में हमें जस्ट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो उससे सारे की सारी मेमोरी विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो इरेज हो जाती है। सो फ्लैश मेमोरी का जो प्रोग्राम इरेज साइकिल है वो 5 लाख है। सो तकरीबन फ्लैश रोम जो है ये सिमिलर टू डबल ईपी रोम है, बट विद द डिफरेंस दैट के जो डबल ईपी रोम है इसमें हम सिलेक्टेड बाइट्स को इरेज कर सकते हैं, जबकि फ़्लैश मेमोरी में उसके जो एंटायर कंटेंट्स हैं वो इरेज किए जा सकते हैं। और इसका जो प्रोग्राम इरेज साइकिल है वो भी 5 लाख ही है, जस्ट लाइक डबल ईपी रोम। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर एक यूज़र प्रोग्रामेबल रोम है। यूज़र प्रोग्रामेबल रोम से मुराद ये है कि जब भी कोई बिगिनर या कोई इनिशियल जो रिसर्चर है इस फील्ड में आना चाहेगा और वो अपने प्रोग्राम को टेस्टिंग के लिए वो उसको यूज़ करना चाहता है किसी रोम को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो फ्लैश रोम है, जिसमें वो बार बार जो है उसको इरेज भी कर सकता है और उसको जो है वो प्रोग्राम भी कर सकता है बाय जस्ट गिविंग दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो इट इज़ द बेस्ट फॉर दी स्टूडेंट यूजेज। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की जो है वो इसकी डायग्राम, इसकी जो होती है आईसी। सो इसकी आईसी में आप इसका ये नंबर भी देख सकते हैं D28F256। इसमें अगेन ये जो 256 है ये इसकी चिप की कैपेसिटी को डिनोट करता है,
जो कि 256 किलो बिट्स में होती है। सो इस स्लाइड में हम रोम की जो है वो एक टेबल को देख रहे हैं, जिसमें कि 3 टाइप्स जो कि अभी तक हमने पढ़ी हैं, एक UV रोम, उसके बाद EEP रोम और फ्लैश रोम की कुछ जो ICs हैं उनके नंबर्स दिए गए हैं, और उन नंबर से किस तरह से हम इनकी जो बाकी फ़ीचर्स भी साथ इनके गिवन हैं, लाइक स्पीड है, कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा कितनी पिन्स होती हैं इस IC के अंदर, और उनके जो VPP वोल्टेज हैं, जो प्रोग्रामिंग वोल्टेज होते हैं वो कितने हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें उनका एक कंपैरिजन देख सकते हैं। सो इसमें लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर 2716 IC आप देखें, सो इसमें जो इसकी जो स्पीड है वो 450 नैनोसेकंड है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 16K है, जो कि हम इसके इस नाम से भी देख सकते हैं। इसी तरह इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2K×8 होती है। ये जितनी भी रोम्स आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं उनमें जो है वो जो सेकंड डायमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी आपको 8 नज़र आ रही है। इसका मतलब ये 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ मुकम्मल तौर पर कंपैटिबल हैं। सो इसी तरह अगर आप इनकी पिन्स देख लें तो पिन्स 24 हैं और डिफरेंट पिन्स आप देख सकते हैं, और ये VPP वोल्टेज जो इनके प्रोग्रामिंग वोल्टेज है वो 25 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं, तो फिर ये प्रोग्रामिंग इसकी जो है वो हम कर सकते हैं। सो उसके अलावा अगर हम इसमें जो है वो 2764 को उसके ऑब्जर्वेशन करें तो 2764A-25 और 27C64-15 है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो इसके नाम से ही पता चल जाती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये जो 64 है ये इसकी जो है वो कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है, यानी 64 किलो बिट्स की। इसी तरह इसमें भी 64 किलो बिट्स की कैपेसिटी है, और ये जो 25 आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसकी जो है वो स्पीड को डिनोट कर रहा है। इसके साथ एक ज़ीरो आप लगाएंगे तो ये 250 नैनोसेकंड इसकी स्पीड है। इसी तरह ये जो 15 वाला आप देख सकते हैं, इसके साथ भी अगर आप ज़ीरो लगाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो 150 नैनोसेकंड बन जाएगी। सो इसी तरह इनकी जो है वो 64 के कैपेसिटी जो है वो भी इनके नाम से पता चल जाती है, और उसके अलावा इसके अंदर जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हम इजीली देख सकते हैं कि 64K की अगर आपके पास इसकी कैपेसिटी है और इसकी जो सेकंड डायमेंशन है वो हमें कंफर्म है कि वो 8 है। सो 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो नंबर ऑफ़ लोकेशंस हैं वो आ जाएंगी, यानी 8K जो है इसकी वो इसकी लोकेशन आ गई। इसी तरह जो 8 है ये इसकी जो है सेकंड डायमेंशन आ गई, यानी साइज़ ऑफ द लोकेशन, और ये 8K जो है ये नंबर ऑफ़ लोकेशंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे कि 8K जो है वो 2⁻⁴ K जो है 1K वो 2⁻10 होता है, और 8 जो है वो 2⁻3 में होता है। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो 2⁻13 बनता है। इसका मतलब इसमें जो एड्रेस लाइंस होंगी वो 13 एड्रेस लाइंस होंगी, जबकि इसमें जो डाटा लाइंस होंगी वो 8 होंगी, और इसकी 13 और 8 अगर आप ऐड करें तो ये बनते हैं तकरीबन 21। इसके अलावा कुछ इसकी कंट्रोलिंग पिन्स होंगी, उनको मिलाकर तो टोटल 28 पिन्स बन जाएंगी, और उसके बाद जो इनका प्रोग्रामिंग वोल्टेज है VPP वो 12.5 वोल्ट है। सो इसको हम इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि 2764 की जो IC कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दी गई है, जिसमें पिन नंबर 1 जो है ये VPP के लिए यूज़ हो रही है। इसी तरह 28 जो है ये VCC के लिए है, और पिन नंबर 14 जो है ये ग्राउंड सिग्नल के लिए है। और जैसा कि हमने कहा था कि इसमें 13 एड्रेस पिन्स होंगी, सो A0 से लेके A12 तक। सो A0 से लेकर A12 तक कुछ पिन्स ये हैं। इसी तरह ये एड्रेस पिन्स हैं और एक ये एड्रेस पिन है। सो ये टोटल आपकी जो है वो 13 एड्रेस पिन्स बन गई। इसी तरह क्रॉस 8 जो था ये वाला ये क्रॉस 8, तो उसमें ये जो 8 है ये हमें डाटा पिन्स का साइज़ बताता है। तो यहाँ पर अगर हम डाटा पिन्स को देखें तो वो O से डिनोट कर रही हैं, क्योंकि ये रोम पढ़ रहे हैं तो रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। इसी वजह से इसकी जो पिन्स हैं वो सिर्फ आउटपुट के तौर पे काम करेंगी, जो डाटा पिन्स हैं। सो इसको हम O0 से डिनोट करेंगे, O0, O1, O2, इसी तरह O3,
O4 है, O5 है, O6 है एंड O7 है। तो O0 से लेके O7 तक 8 इसकी जो है वो पिन्स हो गई। उसके अलावा कुछ कंट्रोलिंग पिन्स हैं, वो इसकी 3 तो मैंने आपको ये बता दी, प्रोग्रामिंग और बाइसिंग पिन्स। उसके अलावा एक जो है ये इसकी PGM की प्रोग्रामिंग की पिन है, यानी जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो इस पर एक्टिव लो सिग्नल देंगे तो ये प्रोग्राम मोड में चली जाएगी, यानी हम इसको प्रोग्राम करने से पहले हमें इसको एक्टिव लो सिग्नल देना होगा। इसी तरह ये पिन नंबर 26 है, ये नॉट कनेक्टेड है NC। और इसके अलावा OE जो एक्टिव लो पिन है, ये आउटपुट एनेबल इनपुट सिग्नल है, यानी हम यहाँ पे एक्टिव लो सिग्नल देंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो एनेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर चिप को एनेबल करना है तो हमें पिन नंबर 20 पे एक्टिव लो सिग्नल इसके अप्लाई करना होगा। सो इस तरह से ये हम पूरी IC को जो है वो समझ सकते हैं। इसी तरह ये हम इन बाकी को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं मेमोरी की टाइप्स में। रैम की जो टाइप्स हैं, रोम की टाइप्स हम तकरीबन सारी कवर कर चुके हैं। अब हम रैम की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। सो ये वोलेटाइल मेमोरी है, जैसा कि रोम जो थी वो नॉन वोलेटाइल थी, यानी उसमें डाटा को प्रिजर्व रखने के लिए कंटिन्यूस जो है वो पावर दरकार नहीं होती, जबकि जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है। सो इसमें अगर आप पावर को जो डाटा को प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आपको इसमें कंटिन्यूसली पावर जो है वो देनी होगी। सो जब तक पावर इसको मिलती रहेगी इसका डाटा प्रिजर्व रहेगा। जैसे ही आप इसकी पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसका जो डाटा है वो सारा वैनिश हो जाएगा। सो रैम जो है इसको हम RAWM यानी रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। सो इसका सेकंड नेम है RAWM यानी रीड एंड राइट मेमोरी। सो इसको आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टैटिक रैम, जिसको हम SRAM भी बोलते हैं। सो जो स्टैटिक रैम है ये ऐसी रैम है जो कि डाटा को अपने अंदर जो है वो रिटेन रख सकती है जितनी देर हम पावर को अप्लाई करेंगे, और इसको रिफ़्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली कुछ जो रैम है ये स्टैटिक रैम, और दूसरी जिसको हम डायनामिक रैम देखेंगे तो उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए उसमें हमें बार बार रिफ़्रेशिंग करनी पड़ती है, जबकि इसमें रिफ़्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती। सो जो स्टैटिक रैम होती है ये फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी होती है और बिगर इन साइज़ होती है। सो बिगर इन साइज़ क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है इसकी जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हैं इसके एक सेल में वो ज़्यादा होते हैं। सो 4 to 6 ट्रांजिस्टर जो है वो रिक्वायर होते हैं इसके एक सेल को बनाने के लिए। इसी वजह से जो एक फ्लिप फ्लॉप है उसमें 4 to 6 जो हैं वो आप इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो सेकेंडली इसमें आप ये इसके सेल का साइज़ देख सकते हैं कि जिसमें कुछ गेट्स दिखाए गए हैं, और गेट्स की मदद से हमने इसको जो है वो बनाया है। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स की तादाद है वो 4 to 6 हो सकती है। ये इसके एक सेल की जो है वो डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। इट इज़ यूज टू मेक दी कैशे मेमोरी। ये जो हमारी स्टैटिक रैम है ये कैशे मेमोरी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कैशे मेमोरी क्या होती है? ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज़ होती हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़, लेकिन स्मॉलर इन साइज़ और कॉस्टली मेमोरीज़ होती हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर अपने जो है वो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए स्मॉलर मेमोरीज़ को अपने साथ अटैच करते हैं। सो ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इसमें भी कैशेज़ लेवल 1 लेवल 2 कैशेज़ होती हैं। सो ये हम जो स्टैटिक रैम है उसकी मदद से हम ये कैशे मेमोरीज जो है डिज़ाइन करते हैं। सो नेक्स्ट जो है ये आप एक इसकी IC की डायग्राम भी देख सकते हैं स्टैटिक रैम की, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है एड्रेस पिन्स आपको नज़र आ रही हैं। उसके अलावा डाटा पिन्स, जो डाटा पिन्स हैं उनको IO से डिनोट किया गया है। चूँकि ये रैम है, ये रीड एंड राइट रैम होती है, इसी वजह से हम इनको IO 0, IO 1, IO 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ इनकी मदद से हम इनकी जो है वो डिनोट करते हैं। चूँकि इनका साइज़ भी 8 होता है जो डाटा बस है। सो इनकी IO 0 से लेकर IO 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ये 8 जो है वो इसकी डाटा पिन्स हो जाएंगी, जो कि इनपुट आउटपुट नेचर की हैं, चूँकि इनसे डाटा रीड भी किया जा सकता है और राइट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी कुछ एड्रेस पिन्स आप देख सकते हैं जो कि A0 से स्टार्ट हो रही हैं और ये जा रही हैं A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7
उसके बाद 8 है, 9 है और 10 है। सो इसमें जो आप देख सकते हैं कि A0 से A10 तक यानी 11 एड्रेस पिन्स हैं। सो 11 एड्रेस पिन्स का मतलब है कि 2⁻11 टाइम्स 8 इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। सो 8 जो है ये इसकी डाटा पिन्स है, जबकि 2⁻11 जिसको हम 2K भी बोल सकते हैं। सो 2K क्रॉस 8 ये इस चिप की ऑर्गेनाइजेशन है। सो इससे हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन का अंदाज़ा भी लगा लिया। उसके अलावा इसमें एक VCC की पिन आप देख सकते हैं और राइट इनेबल की पिन होगी और आउटपुट इनेबल की इसमें जो है वो यहाँ पर आप पिन भी देख सकते हैं। सो ये आपकी हो गई इसमें आउटपुट इनेबल की पिन। और इसी तरह अगर आपने इसको राइट करना चाह रहे हैं यानी इसमें डाटा जो है वो राइट करना है तो आपको WE की जो पिन नंबर 21 है इस पर एक्टिव लो सिग्नल देना होगा। और अगर आप इससे डाटा रीड करना चाह रहे हैं तो आपको OE जो आउटपुट इनेबल की पिन है इस पे एक्टिव लो सिग्नल देना होगा पिन नंबर 20 पे। सो आप इसका डाटा जो है वो रीड और राइट इन 2 पिन्स की मदद से कर सकेंगे। इसके अलावा इस चिप को सिलेक्ट करने के लिए ये CS की जो पिन है एक्टिव लो 18 है। सो ये एक्टिव लो पिन है। इसके अलावा ग्राउंड की पिन है पिन नंबर 12। सो इसमें कुछ कंट्रोलिंग पिन्स हैं और कुछ जो है इसके अंदर एड्रेस पिन्स हैं जो कि टोटल 11 इन नंबर्स हैं और 8 जो है उसमें डाटा पिन्स हैं जो कि बाई डायरेक्शनल हैं यानी इनको आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो ये जो हमने अभी डायग्राम देखी है इसको 6116 स्टैटिक रैम कहते हैं। सो इसमें जो आप देखा अभी कि A0 से लेकर A10 तक वो एड्रेस इनपुट्स हैं, जबकि IO0 से IO7 तक जो है ये डाटा इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं यानी ये इनपुट और आउटपुट के तौर पे काम करेंगी। इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने देखी है 2K क्रॉस 8 है। और इसी तरह जो WE की पिन है वो राइटिंग के लिए है, OE जो है ये रीडिंग के लिए है, जबकि CS जो है ये चिप सिलेक्ट के लिए है। सो नेक्स्ट हम रैम की जो सेकंड टाइप है जिसको हम DRAM या डायनामिक रैम बोलते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि स्टैटिक रैम जो है वो डाटा को रिटेन करती है जब तक कि उसको पावर मिलती है, लेकिन उसमें रिफ्रेशिंग पल्स की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं या ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। सो ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप जो हैं ये डाटा को अपने अंदर स्टोर रख सकते हैं जब तक इनको पावर मिलती रहे। सो वहाँ पे रिफ्रेशिंग पल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो डायनामिक रैम है ये डाटा को 2 to 4 मिलीसेकंड तक तो अपने अंदर रिटेन रखते हैं, लेकिन उसके बाद पावर के साथ साथ इनको रिफ्रेशिंग पल्स भी चाहिए होती है। वो क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इनके अंदर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर जो है वो लगे होते हैं। सो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर जो हैं वो डाटा को स्टोर करने में मदद देते हैं। सो कैपेसिटर की क्वालिटी होती है कि वो थोड़ी देर के बाद ऑटो डिस्चार्ज हो जाता है, इस वजह से उसको कंटिन्यूसली चार्ज रखने के लिए थोड़ी देर बाद उसको रिफ्रेशिंग पल्स देनी पड़ती है। अगर उसको रिफ्रेशिंग पल्स नहीं देंगे तो वो डिस्चार्ज होकर 1 को 0 से रिप्लेस कर देगा। सो उसकी जो बिट है वो ऑल्टर हो जाएगी। सो उस मकसद के लिए हमें इसको 2 to 4 मिलीसेकंड के बाद रिफ्रेशिंग पल्स देनी पड़ती है। सेकेंडली इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि स्लोअर होती है। स्लोअर क्यों होती है? क्योंकि इसको हम बार बार रिफ्रेशिंग पल्स दे रहे हैं जिसमें कुछ टाइम लग रहा है डेफिनेटली, तो वो टाइम लगने की वजह से इससे डाटा रीडिंग और राइटिंग का टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। सो इस वजह से ये मेमोरी स्लोअर होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। सेकेंडली ये चीपर होती हैं। चीपर इसलिए कि वहाँ पर हमारे पास 4 या 6 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे। सो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज़ हो रहा है इसके जो सेल बनाने के लिए। सो इस वजह से ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो लार्ज होती है। उसका साइज़ लार्ज होता है स्टैटिक रैम का, जबकि डायनामिक रैम की कैपेसिटी लार्ज होती है। इसका मतलब क्या है कि साइज़ में वो इसलिए लार्ज होती है क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सेल का साइज़ बड़ा होता है। जिससे सेल का साइज़ बड़ा होने से उसी IC के अंदर कम सेल्स जो हैं वो आते हैं, जबकि इसमें सेल का साइज़ छोटा होने की वजह से, क्योंकि उसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, सो इसके जो सेल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है और उतनी ही स्पेस के अंदर ज़्यादा सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है बाय कीपिंग द सेम साइज़। सो अप टू 2 GB तक DIMM तक ये हमें जो है वो मिल जाती है। इसमें इस वजह से हाई डेंसिटी होती है क्योंकि एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर जो है मिलकर एक सेल जो है वो इसमें फॉर्म करते हैं।
सो हायर इन डेंसिटी हो जाता है इसका सेल, और ये इसके सेल का स्ट्रक्चर है कि इसमें एक आप देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सो मिल के ये पूरा एक आपका इसका सेल बनाते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, यूजुअली डायनामिक रैम कंट्रोलर टू हैंडल इंटरफेसिंग एंड रिफ्रेश। सो इसमें एक आपको एक इसका ये भी इशू है कि इसके इंटरफेसिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, क्योंकि उसमें एक इंटरफेसिंग करनी पड़ती है हमें, और सेकेंडली जो है रिफ़्रेशिंग पल्स के लिए एक अलग से सर्किट बनाना पड़ता है। सो इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं डी रैम कंट्रोलर, जो ये दोनों काम करता है, इंटरफेसिंग भी प्रॉपर इसकी अप्लाई कर देता है और इसको रिफ़्रेशिंग भी करता है। सो इन दोनों की वजह से हम इसमें एक डायनामिक रैम कंट्रोलर यूज़ करते हैं। सो जो डी रैम कंट्रोलर है वो रिलेटिवली जो डायनामिक रैम है इसमें इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जो इंटरफेसिंग है वो कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, क्योंकि इसमें दो नए सिग्नल्स जो RAS और CAS के ये इंट्रोड्यूस होते हैं। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। सो जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल मल्टीप्लेक्सर और रिफ्रेशिंग सर्किटरी यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जो डायनामिक रैम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट हम डायनामिक रैम की एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जिसमें हम IC नंबर 41256 को देखते हैं। सो 41256 में ये जो 256 है ये इसकी कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है, जो कि 256 किलोबिट्स की कैपेसिटी है, जबकि 256K क्रॉस 1 इसकी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 256K इसमें लोकेशंस हैं और 1 इसकी लोकेशन का साइज़ है, यानी एक बिट इसकी लोकेशन स्टोर कर सकती है। सो अगर हम इससे डाटा बस और एड्रेस बस का साइज़ कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितना निकलेगा, वो 256 को हम 2 की पावर में लिखेंगे तो वो 2 की पावर 8 हो जाएगा, जबकि 1K को लिखेंगे तो वो 2 की पावर 10 हो जाएगा। सो 2 की पावर 8 और 10 को जब हम कंबाइन करेंगे सो ये 2 की पावर 18 बन जाएगा। और जबकि दूसरा जो है इसमें डाटा बस का साइज़ होगा 1 बिट का। सो 2 रेज़ द पावर 18 टाइम्स 1 ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिनोशन है, जिसमें ये 18 जो है ये इसकी बनेगी एड्रेस बस का साइज़, या एड्रेस पिन्स जो इसकी IC में होंगी वो 18 होंगी। जबकि इसमें जो डाटा बस का साइज़ है वो 1 बिट होगा, या डाटा पिन्स। लेकिन डायनामिक रैम में आप जब देखेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल की IC, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें एड्रेस पिन्स जो हैं वो सिर्फ A0 से लेकर A8 तक हैं। सो A0 से लेकर A8 तक होने का मतलब है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 9 एड्रेस पिन्स हैं। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि इसमें 18 पिन्स होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 9 पिन्स हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसमें जो है वो 2 नए सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसको हम CAS बार और RAS बार कहते हैं। सो ये बेसिकली हमने इस A0 से A8 को मल्टीप्लेक्स बना दिया है, यानी A0 से A8 जो कि 9 पिन्स हैं ये पहले हाफ में जो हैं वो A0 से A8 एड्रेस को कैरी करेंगी, यानी आधे एड्रेस पिन्स को कैरी करेंगी, और यही 9 पिन्स सेकेंड हाफ में A9 टू A17, यानी बाकी जो पिन्स हैं आधी पिन्स को ये हाफ टाइम में करेंगी और बाकी जो हाफ पिन्स हैं उनको नेक्स्ट हाफ में करेंगी। सो इस वजह से ये मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं ये दोनों पिन्स A0 से A8 तक। सो वो कैसे करती हैं? वो इन 2 कंट्रोल पिन्स की मदद से करती हैं, जिसको CAS बार और RAS बार, यानी कॉलम एड्रेस स्ट्रोब और रो एड्रेस स्ट्रोब के नाम से जाना जाता है। सो होता ये है कि सबसे पहले हम कॉलम का एड्रेस जो है वो उसमें से रीड कर लेते हैं, एड्रेसेस को फेड करते हैं, उसके बाद जो है वो रो एड्रेसेस को फेड करते हैं। सो आधे एड्रेस को आप इसको रो एड्रेस कह सकते हैं और बाकी हाफ को आप कॉलम एड्रेस कह सकते हैं।
सो जब आप इसमें रो का एड्रेस जो है वो देंगे तो उस वक्त आप RAS की पिन पे एक्टिव लो सिग्नल देंगे, जिससे उसको पता लगेगा कि A0 से A8 पे जो एड्रेस आ रहा है वो बेसिकली फ़र्स्ट हाफ है, यानी A0 से A8 है। लेकिन जब आप इसको कॉलम का एड्रेस देंगे तो CAS को आप एक्टिव लो कर देंगे, जिसकी मदद से A0 से A8 जो है वो सेकेंड हाफ कैरी करेगा फ्रॉम A8 टू A17। उसके अलावा इसमें डाटा की जो पिन्स हैं वो आप देख सकते हैं, चूँकि हमने कहा था कि इसमें एक डाटा की पिन होगी तो इसमें एक ही है, लेकिन चूँकि डाटा इन भी होगा डाटा आउट भी होगा, इसलिए डाटा इन के लिए सेपरेट पिन है और डाटा आउट के लिए सेपरेट पिन इसके अंदर होगी। इसी तरह दो पिन्स इसमें लगेंगी VCC के लिए और VSS के लिए। VSS जो कि ग्राउंड 0 वोल्ट है, जबकि VCC पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट है। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये 41256 जो IC है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 256 K टाइम्स 1 है। उसके अंदर ये पिन्स आप देखें तो A0 आपको नज़र आ रही है, A0 से A1, A2, इसी तरह A3, A4, A5, A6, A7 और A8। ये आपकी जो हैं वो 9 एड्रेस पिन्स हो गई जो कि मल्टीप्लेक्स्ड हैं। सो इनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए आपको एक DRAM कंट्रोलर चाहिए होता है जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट होता है। सो जिसकी अभी मैं लास्ट स्लाइड में बात की थी कि DRAM कंट्रोलर, जिसकी वजह से इसकी इंटरफेसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो DRAM कंट्रोलर दो काम करता है, एक तो इसकी जो है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है जो कि इसकी एड्रेस पिन्स मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, और सेकेंडली इसको रिफ्रेशिंग पल्स देता है, चूँकि इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनको बार बार रिफ्रेशिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इनमें डाटा इनपुट की और डाटा आउटपुट की पिन्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है CAS की जो कंट्रोल इनपुट है, जिसको आप कॉलम एड्रेस स्ट्रोब कहेंगे, वो पिन देख सकते हैं, और RAS की एक्टिव लो पिन, जिसको हम रो एड्रेस स्ट्रोब कहेंगे, वो देख सकते हैं। सो ये इन दो पिन्स की मदद से हम इन मल्टीप्लेक्स पिन्स को बारी बारी में हाफ एड्रेस जो है वो देंगे। इसी तरह VCC की पिन आप देख सकते हैं और VSS की पिन आप ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम अगेन टेबल देख सकते हैं जो कि रैम के लिए है, जैसे हमने रोम के लिए देखा था। सो इसमें रैम जो है वो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम दिखाई गई है। सो एक और रैम है इसमें, एंड नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैम, जो कि हमने नहीं इसको डिस्कस किया। सो हमने इन दो को बेसिक, क्योंकि ये ज़्यादा दो इस्तेमाल होती हैं। सो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के आपको देख सकते हैं कि इसमें पार्ट नंबर दिखाए गए हैं, यानी IC के जो नेम्स हैं वो दिखाए गए हैं। उसके अलावा उनकी स्पीड दिखाई गई है और उनकी जो कैपेसिटी है वो भी दिखाई गई है, साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी पिन्स है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो देखने के काबिल है वो ये है कि जो डायनामिक रैम होती है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें जो सेकंड एंटिटी होती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी सेकंड डायमेंशन जो होती है वो नॉर्मली या तो 1 आपको नज़र आ रही है या 4 नज़र आ रही है। तो ज़्यादातर 1 या 4 होती है, जबकि जो स्टैटिक रैम है वो 8 में आपको अवेलेबल होती है। सो सेकेंडली आप इनके नाम से अंदाज़ा लगा के आप देख सकते हैं, जैसे 4116 है। सो इसका मतलब है कि इसका जो कैपेसिटी है वो 16 किलो बिट्स है, जबकि अगर 12 के साथ 0 लगाएं तो वो 120 बनता है। सो 120 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड है। एंड इन द सेम वे आप इसकी जो पिन्स है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डायनामिक रैम की जो पिन्स होंगी वो 16, अगर इसकी कैपेसिटी 16K है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन 16K क्रॉस 1 है। सो इसके अंदर जो लाइंस थी वो कितनी होनी चाहिए थी, एड्रेस लाइंस वो 14 होनी चाहिए थी, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा और 2 की पावर 10 का मतलब K हो जाएगा। तो कंबाइन करेंगे तो 14 पिन्स, लेकिन यहाँ पे हाफ होंगी। क्यों? क्योंकि वो जो RAS और CAS के दो सिग्नल्स हैं उनकी वजह से हम हमेशा जो डायनामिक रैम है उसमें हाफ एड्रेस पिन्स यूज़ करते हैं।